हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर। हमारा जो यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है फंक्शनिंग। सो इन दिस unit, what would we do? We would be studying how the different systems work to perform the functions of the body। कैसे अलग अलग सिस्टम हेल्प करते हैं बॉडी को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्या क्या फंक्शन है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन है। ये सारे जो फंक्शंस हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है। वो सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, वो हम सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है और क्यों चाहिए इसको। सो दिस इज आर alimentary canal। द फर्स्ट कैविटी, दिस इज नोन एज द माउथ, जिसमें हम खाना डालते हैं। उसके बाद फूड पाइप आ जाता है, या जिसे हम साइंटिफिकली बोले तो ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद एक चैम्बर्स आता है जिस पर फूड स्टोर करने का काम होता है, और भी काम होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। इसको बोलते हैं हम स्टमक। ये जे शेप का ऑर्गन है। उसके बाद इंटेस्टाइन आ जाती है, जिसमें सबसे पहली जो है, जो स्मॉल इन डायमीटर वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो लार्ज इन डायमीटर वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसमें हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली अभी बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डाइजेशन होता है। उसके बाद हम एक परफेक्ट डायग्राम के साथ इसको करेंगे। दिस इज रेक्टम, एंड द रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको हम एनस बोल देते हैं। या तो जैसे हमने खाना खाया, मान लो आपने खाया ये समोसा, ये हम डालते हैं सीधा माउथ में। अब इस खाने को क्या करना होता है, इसको इस एलिमेंट्री कनाल से गुजर के, ये अगर हमारी ब्लड की कैपिलरी है, ब्लड की कैपिलरी मतलब ब्लड की ब्लड वेसल, जैसे आर्टरीज, वेन्स, तो वैसे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। तो क्या होता है, ये खाना यहाँ से यहाँ चल चल के आता है, यहाँ से यहाँ यहाँ इंटेस्टाइन में जब पहुँचता है तो यहाँ से सिंपलर फॉर्म में बन जाता है यहाँ जब तक आता है, और देन वो ब्लड में जाता है। ब्लड से ही वो आगे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जैसे बॉडी के सेल्स हैं, इन सेल्स के पास जाता है। वो सेल्स क्या करते हैं, इस खाने को, जैसे हम माने ग्लूकोज है, इस खाने को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी पूरी साइकिल को हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। सो बेसिकली डाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम खाने को माउथ में डाल रहे हैं, और माउथ से उसको, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल से वो खाना चलता 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 इंटेस्टाइन में जाके सिंपलर फॉर्म में जो है ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से वो सेल्स के पास जाएगा, यहाँ सेल्स उस खाने का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों चाहिए? डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए चाहिए क्योंकि ये खाना जो हम खा रहे हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये खाना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ, कॉम्प्लेक्स से हमारा मतलब क्या है कि ये खाना हम जो है एब्जॉर्व नहीं कर सकते। दिस इज नॉन एब्जॉर्वेबल। हमारी बॉडी या ब्लड जो है इसको डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, और ये पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये हेल्प करता है इस कॉम्प्लेक्स फूड को दिस इस फॉर्म में। ये क्या है, सिंपल प्लस एब्जॉर्बेबल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का नीड ही इसीलिए है ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है वो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल बनाने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने जो स्ट्रक्चर जिसका कॉम्प्लेक्स है, नॉन डिफ्यूजिबल और नॉन एब्जॉर्बेबल food into simple and absorbable biomolecules
बाय द मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल एक्शंस। मैकेनिकल एक्शन भी होता है और केमिकल एक्शंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ये भी होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप आपको डाइजेशन जो है वो क्लियर होगा कि डाइजेशन का मतलब क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है जिसे हमारी बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्व नहीं कर पाती है। तो उस फूड को बॉडी को अब्जॉर्व करने के लिए पहले हमें उसको सिंपल और अब्जॉर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और उस कन्वर्जन के प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जिसमें हम एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। और इसका उल्टा एक प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म, जिसमें हम छोटे छोटे कंपाउंड्स को मिला के एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को यूज करके हम क्या एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है और कैटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल जो है वो डाइजेशन का, डाइजेशन कह सकते हैं, और रेस्पिरेशन भी इसी का जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब डाइजेशन दो प्रकार का है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रा मीन्स इनसाइड। let me change the pen. So in the intracellular digestion, let me change the slide. So इसमें तो जगह, चलो मैं तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें, हमने अभी पढ़ा कि डाइजेशन दो तरह का है, इंट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर, या हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी बोलते हैं। ओके, सो what do we mean by intracellular digestion? In the intracellular digestion, intra means inside. जब हम ये ऐसे एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये उसमें ये जो है साइटोप्लाज्म है। जब फूड जो है वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे एक फूड वैक्यूल है, इसमें खाना, दिस इज द, इसको हम मान लेते हैं फूड है। जब फूड यहाँ सेल के अंदर ही फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो, और डाइजेस्ट होने के बाद जो सिंपल फॉर्म में, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड गया ना और वैक्यूल में जब उसका डाइजेशन हुआ तो सिंपल फॉर्म हुआ, ये सिंपल फॉर्म जो है ये साइटोप्लाज्म में जाके सेल के काम आए, साइटोप्लाज्म में जाके सेल इसका यूटिलाइज करे एनर्जी बनाने के लिए। इस तरह के डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। एग्जाम्पल में हमें छोटी क्लासेस में सबने पढ़ रखा होगा अमीबा का डाइजेशन। तो अमीबा कैसे अपने सूडोपोडिया की मदद से खाने को ग्रास्प करती है, उस खाने को फूड वैक्यूल के अंदर लेती है और फूड वैक्यूल में उसको केमिकली डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो सिंपल फूड, सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स उससे बनते हैं, उसको फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उनको साइटोप्लाज्म में डालती है, और साइटोप्लाज्म में उसका यूटिलाइजेशन होता है थ्रू फॉर द एनर्जी पर्पस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेल्यूलर, आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब यही हुआ ना, आउटसाइड द सेल। सो सेल के बाहर डाइजेस्ट होना, जैसे हमारे केस में ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो खाना कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, खाना यहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं, सेल्स तो सारे यहाँ पे हैं, टिश्यूज कह लो, ग्रुप्स के पूरा सेल्स के ग्रुप्स को तो टिश्यू या फिर सेल्स कह लो इंडिविजुअली।
तो ये सारे सेल्स तो बाहर पड़े हुए हैं। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? डाइजेशन तो इस कैनाल में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। तो जब खाने का जो डाइजेशन है वो सेल्स के अंदर ना होकर बल्कि किसी अलग जगह पे सेल के बाहर हो, तो उसमें हम उस प्रोसेस डाइजेशन के प्रोसेस को हम इंटरसेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। ऑल द हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम सब इंटरसेल्यूलर वाले हैं, जिनमें डाइजेशन जो है वो इंटरसेल्यूलर है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन दो तरह का है, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फोर वैक्यूल्स इन द सेल, डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल में अमीबा है, प्रोटोजोन भी आते हैं इसमें, और स्पंजस भी आते हैं। इंटरसेल्यूलर डाइजेशन जहाँ सेल्स के बाहर डाइजेशन हो रहा है। अब देखो डाइजेशन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी बात की थी कि डाइजेशन जो है, एक मिनट यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं। थोड़ा फूड कैटेगरी पढ़ लेते हैं। हमने बात की थी अभी कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन के बारे में हमने बोला कि डाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिस प्रोसेस से हम ये करते हैं उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था डाइजेशन। तो दिस इज डाइजेशन। नाउ हमें अब जानना है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कौन से हैं भैया, और ये सिंपल फूड पार्टिकल कौन से, मतलब हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो स्टार्च, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली प्रेजेंट होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में होता है। डाइसैकेराइड समझ रहे हैं ना, दो मोनोसैकेराइड्स जोड़ के बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आता है। तो स्टार्च और डाइसैकेराइड्स को हम, ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इनका जो सिंपल फॉर्म है वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स इसमें एक ही शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो ये जो है गैलेक्टोज भी आ जाता है। तो ये है सिंपल फॉर्म हमारा। जब हम डाइजेशन ऑफ स्टार्च की बात करें या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो हमारा मतलब ये होगा कि जो स्टार्च या डाइसैकेराइड्स खाने में मौजूद हैं, हम उनको थ्रू द प्रोसेसिंग हम जो है उनको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली ब्लड में जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं जा सकते थे, इसीलिए इनका डाइजेशन करना पड़ा। दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी हमारे डाइट में होंगे खाने में, तो हम उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो प्रोटीन्स को किन में तोड़ेंगे? प्रोटीन्स को तोड़ के एंड में क्या हो बनता है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के ही तो प्रोटीन बनता है ना। तो प्रोटीन्स को जब डाइजेस्ट करेंगे तो हम अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करेंगे, अमाइनो एसिड्स वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाएंगे। देन फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कुछ भी कह लो, इनको हम फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स की चेन से बने होते हैं ना, तो ये फैटी एसिड्स में जब कन्वर्ट करें तो वो फैटी एसिड्स में ब्लड में चले जाते हैं। तो दीज कैटेगरी जो ये हमने पढ़ी हैं, इनको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स। और ये जिनमें हमें कन्वर्ट करना है थ्रू द होल प्रोसेसिंग, इनको हम बोलते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल बायोमोलिक्यूल्स और सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड्स फॉर्म्स। और भी हम पानी भी पीते हैं भैया, आइंस भी लेते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, है ना। तो क्या इन सबको डाइजेशन की ज़रूरत होती है? नहीं, नीड नो डाइजेशन। इनको डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये एज सच ब्लड में चले जाते हैं।
तो हमारा जो पूरा ये यूनिट रहेगा, इस यूनिट में हम जो है डाइजेशन में पढ़ेंगे कि कैसे ये स्टार्च डाइजेस्ट होते हैं, कैसे ये प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं, और कैसे ये फैट्स डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। तो डाइजेशन में पैर रखने से पहले थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले बात आती है न्यूट्रेंट्स की। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से बना? ये न्यूट्रेंट से ही तो बना। न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारा बॉडी को नरिशमेंट मिले, जिससे हमारी बॉडी को कह सकें एनर्जी मिले, जिन जिन चीज़ों से हमारा नरिशमेंट हो, जैसे फूड एंड वाटर और ऑक्सीजन। इन तीनों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं रह सकती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस थ्री। तो वो सबस्टांसेस मटेरियल्स जिनकी बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। और कैसे हम उन न्यूट्रेंट्स को लेते हैं, किस प्रोसेस से, किस तरीके से, किस नेचर से हम वो न्यूट्रेंट्स को लेते हैं, उनका क्या नेचर है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स दिस न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं? पहला आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन आता है मेसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझने की कोशिश करते हैं, जब भी पढ़ें तो ट्राई टू ब्रेक दैट। तो हम ब्रेक करते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ये थोड़ा टूट गया वर्ड। ऑटो का मतलब होता है भैया सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब खुद में ही न्यूट्रिशन है, या फूड कह लो। ट्रॉफिक लेवल्स पे पढ़ते हैं ना हम, हाँ, तो वो ट्रॉफिक यहीं से आया। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इनको बाहर से एज सच खाने की ज़रूरत नहीं होती। बाहर से ज़रूरत तो होती है, इनऑर्गेनिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन फूड जो है ये अपना बाहर से नहीं लेते हैं। फूड ये अपना खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो स्लाइड चेंज करते रहते हैं। तो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि दो मेन तरह के है। ऑटोट्रॉफिक पहला पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक में मैंने बोला कि ये जो है सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड, है ना। तो ये कैसे सिंथेसाइज करते हैं अपने खाने को? तो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, और थ्रू इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कंपाउंड्स की इसमें कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी वजह से यहाँ से ये बना लेते हैं अपना ग्लूकोज। ऑक्सीजन भी बनता है वैसे, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूरत रहती है। अगर यहाँ पे हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे हमें सोलर एनर्जी या फिर लाइट कह लो, लाइट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है या इस तरह का न्यूट्रिशन है, इसको हम बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। भाई फोटो का मतलब ही है लाइट। फोटो का मतलब जो है वो लाइट होता है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और उसका इस्तेमाल करके वो अपना खाना बना रहा है। लेकिन खाना बनाने के लिए उसको सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। एक ऑटोट्रॉफिक आ गया फोटो ऑटोट्रॉफिक। एक ऑटोट्रॉफिक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। जैसे यहाँ पे फूड या ग्लूकोज, यही ग्लूकोज है, यही हाँ, ये बनाने के लिए वहां पे हमें सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे हमें जो है केमिकल एनर्जी की अगर जरूरत पड़े, केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़े, ये सर्टन बैक्टीरिया होते हैं। न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल है इसका। तो जब बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये लोग जो है केमिकल एनर्जी की मदद से भी अपना खाना बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नाम पड़ गया कीमो। कीमो मीन्स केमिकल,
मतलब ये जो एनर्जी इनको मिल रही है इन दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के ग्लूकोज बनाने के लिए, वो एनर्जी केमिकली आ रही है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आ रही है। इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का हो गया भैया, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, सिर्फ सराउंडिंग से कुछ कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन बनाते खुद हैं, हमारी तरह नहीं प्लांट्स पे निर्भर है, एनिमल्स पे, अलग अलग एनिमल्स पे निर्भर है। तो इनमें दो तरह के पढ़ लिए, फोटो और कीमोट्रॉफिक। अब आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिटेरो मीन्स अदर्स, बाकी से मतलब न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स। ये कौन है भैया? ये हम हैं। खाना खुद बना नहीं सकते, है ना? तो खाना बना नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? किसी से लेंगे। तो आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे। वी कांट सिंथेसाइज आवर फूड, है ना? इसमें भी टाइप्स हैं, तीन मेन पढ़ रहे हैं हम। पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ड्वेल करता है, ड्वेल मतलब रिजाइड्स, रिजाइड्स मतलब लिव, रहता है बेसिकली। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो जा तो इनसाइड या ऑन द बॉडी of the organism, another organism। अच्छा, पैरासाइटिक में क्या होता है कि पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है या तो किसी के बॉडी के ऊपर रहता है या किसी के बॉडी के अंदर रहता है, और अंदर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। अब इसके समझ कैसे आएगा? एग्जाम्पल से। जैसे अगर हम बात करें जो इनसाइड रहते हैं, इनसाइड द, आपने टेप वर्म सुना होगा, टीनिया सोलियम बोलते हैं। लीवर फ्लूक सुना होगा, फैसियोला हेपेटिका बोलते हैं शायद। ये नाम श्योर कर लेना, आई डोंट रिमेम्बर टू मच। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे इंटेस्ट, या टेप वर्म तो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, लिवर फ्लूक लीवर में। तो ये हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट कीड़े हो जाते हैं जो पेट में। हाँ, तो ये वही है जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं, खून पीते हैं, इंटेस्टाइन के जो सराउंडिंग में कैपिलरीज होती हैं उनसे ब्लड सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, है ना? एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो का मतलब क्या हुआ? इनसाइड, और पैरासाइट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी की बॉडी के अंदर रह के डिराइव कर रही है। और जो ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। जैसे इन दोनों का होस्ट को क्या हो गया? ह्यूमन, हमारे अंदर ही होते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया एंडोपैरासाइट की बात की, एंडोपैरासाइट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंडो के बाद कौन से बचे? हाँ, जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। अब बॉडी के आउटसाइड मतलब इनको नाम दिया गया एक्टोपैरासाइट्स। एक्टो का मतलब बाहर और पैरासाइट मतलब एक्टोपैरासाइट। जैसे लीच, लीच जानते हैं? हाँ, जो पैर को चिपक जाती है, कीचड़ वगैरह में होती है, इसको हीरोडिनेरिया बोलते हैं। साइंटिफिक नेम लिख रहा हूँ, ऐसा इम्पोर्टेंट तो आगे जाके जब सिलेबस में और कुछ पढ़ेंगे तो ये सब नाम आएंगे ही, लेकिन ऐसे ही अगर आपको लिखने हैं तो लिख सकते हैं लीच। और कईयों को जुएं पड़ जाती हैं, लाइसेस क्या कहते हैं, हाँ वो सब। तो आपने कभी कुत्ते देखे होंगे तो कुत्तों पे वो चिचड़ी सी लग जाती है, तो वो भी सारे क्या है, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे बालों में जुएं रहती हैं और वहां से ब्लड सक कर करके अपना
नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो इस तरह से दो तरह के हेटेरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के दो टाइप आ गए, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। चलो भैया, दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक, दिख रहा है? सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक में डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, पैरासाइटिक के दो फॉर्म लिख देते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। अच्छा, सैप्रोफाइटिक की बात कर रहे थे, तो सैप्रोफाइटिक में क्या होते हैं कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना सर्वाइव करते हैं। जैसे पैरासाइट क्या था, वो होस्ट की बॉडी पे रहता है। सैप्रोट्रॉफिक क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं तो उनको डाइजेस्ट करते हैं और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे फंगाई हो गया, और फंगाई ही है इसमें। देन हमारे पास आता है होलोजाइक न्यूट्रिशन, इसकी एग्जांपल हम भी हैं। होलोजाइक में क्या होते हैं, हम जो पढ़ेंगे ना अब, जितना भी सारा अपना क्या बोलते हैं डाइजेशन पढ़ेंगे, तो हम होलोजाइक न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, जिसमें होलो का मतलब ही क्या है, होलो का मतलब ही है होल। हम खाने को, सॉलिड फूड को लेते हैं, सॉलिड और सॉलिड कम सेमी सॉलिड जैसे भी कहो, तो उस खाने को हम पहले इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद सेल्स में एसिमिलेट होता है। देन एसिमिलेट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड खाना बचता है वो इजेशन, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये सारे स्टेप जिसमें हो उसको हम होलोजाइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, ओमनिवोर जो बोथ फ्लैश भी और ग्रास दोनों खा सकते हैं, जैसे कैट, डॉग आ गया। कैनिबल्स होते हैं, कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म सुना है? कैनिबलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज जैसे मैन, मैन को खा जाए, आदमी आदमी को खा जाए, तो उसको हम बोल देंगे ये कैनिबल हो गया है। जब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, सेम ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को खा जाए, जैसे एक कॉकरोच कॉकरोच को खा जाता है, तो इनको बोलते हैं हम कैनिबल्स। फिर आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वहीं जो चील वगैरह होती हैं, ये सारे क्या करते हैं कि जो डेड, या फिर स्कैवेंजर्स में क्या करते हैं कि डेड, हाँ जैसे वल्चर हीना होता है, ये सारे डेड ऑर्गेनिज्म को देते हैं, उनको नोच नोच के खाते हैं। कॉप्रोफेगस, कॉप्रो मतलब काऊ डंग पे जो सर्वाइव करते हैं, काऊ डंग बैक्टीरिया होता है ना, और या कुछ वैसे कीड़े होते हैं जो काऊ डंग पे पड़ जाते हैं, तो कोप्रोफेगस कहते हैं उनको। देन डाट्रेटिवोरस जो मड में, मड से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करें, जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म। तो ये सब होलोजाइक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। हर्बीवोर ग्रास ईटिंग, कार्निवोर फ्लैश ईटिंग, ओमनिवोर बोथ ग्रास एंड फ्लैश ईटिंग, कैनिबल्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म ईट्स इट्स द मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं कैनिबल्स। जैसे कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ द कलयुग पीपल वुड बिकम कैनिबल्स एंड दे वुड स्टार्ट ईटिंग ईच अदर, सो दैट द टर्म कैनिबल्स कम्स फ्रॉम द स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स दो स्कैवेंज करते हैं, जैसे हमारा वल्चर, हीना, ईगल, ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को नोच नोच के खाते हैं ना, डेड ऑर्गेनिज्म मिल जाए, चूहा, ये सब। हाँ, तो कोप्रोफेगस में काउडंग पे ड्वेल करते हैं। डैट्रीटिवोर्स में जो है ये लोग मड में जो ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, वो आते हैं। मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक वाले बड़े चालाक होते हैं, इनके पास कहते हैं डुअल पावर। तो ये डुअल पावर वाले ऑर्गेनिज्म है, इनको भगवान की तरफ से कहें तो ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, वैसे फोटो ऑटोट्रॉफी की बात करें तो क्लोरोफिल चाहिए, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को, जैसे सूरज दादा है, तो ये सूरज को, सूरज की लाइट को ट्रैप करेगा, उस ट्रैप्ड एनर्जी से क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा, है ना। तो इनके पास क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन ये जो है ये
एबल हो, इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म को खा जाएं और उससे भी अपना ग्लूकोज ले लें। तो क्या करते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला है, इसमें एग्जांपल बड़ा अच्छा आता है यूग्लिना। यूग्लिना क्या करता है कि जब दिन रहता है, जब इसको लाइट वगैरह मिलती है तो ये सात्विक हो जाता है। सात्विक माने हाँ कि वेजिटेरियन हो जाता है। तो ये क्या करता है कि लाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल की मदद, इसके पास क्लोरोफिल तो होता ही है, तो उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ता है और ग्लूकोज बनाता है और अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। लेकिन जैसे लाइट चले जाती है तो अब तो कोई देख नहीं रहा, तो ये बन जाता है भैया, क्या बन जाता है, हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है, खूंखार। तो ये अब क्या करेगा, ये ऑर्गेनिज्म को ही देखेगा, छोटा मोटा इंसेक्ट या फिर प्रोटोजोन या फिर वो जो छोटे छोटे प्लांटन होते हैं, और उनको खाएगा और अपना एनर्जी ड्राइव करेगा। तो ये यूग्लिना इसमें एग्जाम्पल आता है मिक्सोट्रॉफिक में। तो आई होप न्यूट्रिशन आपका क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ये पूरी की पूरी जो कैनाल दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसको हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। और क्या पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स हैं, जैसे ये हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ भी है ये तीनों क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। फिर हमें ये सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी का लीवर दिख रहा है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो छुपा के रखा हुआ है दिस ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियास, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, और एंड होती है एनस में। और फिर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं। हाँ भैया, ये जो स्टमक दिख रहा है ना, ये स्टमक है, जे शेप, है ना। तो ये स्टमक के वॉल्स पे भी ऐसे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग सिक्रेशन करते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर लीवर पढ़ते हैं, पैंक्रियाज, और इंटेस्टाइन के वॉल्स पे भी जो ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, एक चलो, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ से ये जो भी बना रहा हूँ हम बड़े डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट जीस्ट सा देने के लिए। कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है वो बताने के लिए लगे हुए हैं। बाकी हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हाईली कॉइल्ड होता है, ये कम कॉइल दिखाया हुआ है। जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना हुआ है। तो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो ये जो स्टार्ट होता है ये यहाँ पे होता है माउथ। माउथ को और इलाबोरेट करके आगे बढ़ेंगे। माउथ जो है ये आगे, ये खाली स्पेस जो आपको अंदर दिख रहा है, इस खाली स्पेस को हम, खाली स्पेस के लिए क्या वर्ड यूज होता है बायोलॉजी में, कैविटी। तो इसको हम ओरल कैविटी भी बोल देते हैं या फिर बक्कल कैविटी, जिसका नाम है जो खाली जगह मुंह के अंदर आप देखते हैं ना, जहाँ पे आप ऐसा मुंह में अगर टंग के आगे पीछे देखेंगे तो खाली जगह पड़ी हुई है, टंग को हिलाओ तो आगे पीछे हिल सकती है ना, क्योंकि अंदर खाली जगह, उस खाली जगह को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद आगे थोड़ी सी खाली जगह आती है, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नोस्ट्रिल की ओपनिंग है।
नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल के लिए सॉरी नोस्ट्रिल्स जो है वो नेसल कैविटी में जाती है। नेसल कैविटी मतलब जो नोस्ट्रिल्स हमारी होती है ना, दो बाहर नाक की ऐसे नाक है, तो नाक के अंदर क्या एक ऐसे जगह होती है खाली, तो इसको बोलते हैं नेसल कैविटी। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी ये दोनों जहां से कॉमन हो जाएं, जहां से ये कॉमन पैसेज आ जाए दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, क्योंकि नेजल कैविटी से क्या आ रही है? हवा आ रही है, माउथ से क्या जाएगा? फूड जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी का, जहां से ये दोनों मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या? कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स नीचे नीचे जाता 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 एक तो ये हमारे लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, ये जो है हमारे फूड पाइप के पास आ जाता है, ये है हमारी फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस आज एक जे शेप्ड ऑर्गन में जाता है, या सैक कह लें, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। स्टमक से ये जो लाई जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत कम दिखाया गया है, बिल्कुल भी कम ऐसी नहीं होती है, बहुत हाईली फोल्डेड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारा रीजन जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आगे 3 पार्ट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इलियम, जेजुनम, डिओडिनम। तो और स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जिसमें ओपन होती है एक बड़ी इंटेस्टाइन है ये भी, और ये भी इंटेस्टाइन है। फर्क क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर छोटा होता है, लेंथ उसकी बड़ी होती है, डायमीटर छोटा होने की वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये हमारी आ गई लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक लास्ट पोर्शन है इसको हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम के लास्ट के 2-3 सेंटीमीटर को हम एनस बोल देते हैं, और एनस क्या है? एनल होल होता है या एनल ओपनिंग। सो दिस इज व्हाट आर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स कहाँ कहाँ होते हैं? ये जो ओरल कैविटी है इसके अलग अलग रीजन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ सीक्रेट करते हैं, और ये सीक्रेट जो करते हैं, जो भी केमिकल्स कह लो या सीक्रेशंस कह लो, वो फूड की केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखो, खाने को 2 तरह से तोड़ा जाता है मैकेनिकली। मैकेनिकली हम क्या कर सकते हैं? लार्ज चंक्स को स्मॉल चंक्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब होता है? जैसे आप मिट्टी का एक बहुत बड़ा गोला लो और उसको जोर लगा के ऐसे, और इस पे लगाओ जोर, और इसको तोड़ दो छोटे छोटे पीसेस में, ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन से क्या मतलब हमारा? केमिकल डाइजेशन क्या करता है? इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन कैसे बना हुआ है? यहाँ देखिए ऊपर, प्रोटीन कैसे बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनगिनत अमाइनो एसिड्स होंगे। अब इस अमाइनो एसिड्स को एक एक को अलग करना है, हमें एक एक को अलग करना है, तो इनके बीच के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये मॉलिक्यूल किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए केमिकली एक्ट करना पड़ेगा ना, मैकेनिकली कहाँ हो पाएगा? तो केमिकल डाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इंटरेक्शंस को ब्रेक करें और उनको सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है ये जो अपना दूसरा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं लीवर। ये जो आपको दिख रहा है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और ये जो लीफ लाइक आपको जो ऑर्गन दिख रहा है, ये भी एक अनदर ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। स्टमक की वॉल्स पे भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सीक्रेशंस करते हैं, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल देते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। और इंटेस्टाइन की वॉल्स पे भी यहाँ यहाँ बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल देते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। तो
इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है माउथ से। माउथ जो है वो लीड करता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स इसोफेगस में, इसोफेगस गोज टू गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी स्टमक, स्टमक टू इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू रेक्टम, एंड रेक्टम opens through anus. So this is how the digestive system looks like. तो थोड़ा सा माउथ में एंटर कर जाते हैं ओरल कैविटी में, क्योंकि हो नहीं पाएगा इतना, तो ओरल कैविटी जिसको हम माउथ बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे माउथ के बारे में? देखो अपने माउथ की तरफ देखो एक बार, यहाँ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, और ये कैविटी होती है कुछ इस तरह से, फिलहाल ऐसे मान लो। और ये है हमारी नेजल कैविटी, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब माउथ को अगर आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं? लिप्स होते हैं, होंठ। लिप्स क्या है? फ्लैशी फोल्ड्स हैं स्किन के जो हमारे माउथ को सराउंड कर रहे हैं। लिप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे हमारे ये दांत, इनको हम क्या बोल देते हैं? टिथ बोल देते हैं। टिथ के ऊपर देखोगे तो ये, अगर आप अपने टंग को यहाँ, सॉरी, बेस पे देखेंगे तो बेस पे क्या है? टंग है ना, सबके यहाँ हिला के देख लीजिए टंग। और टंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने जो माउथ के फ्लोर की तरफ हाँ चला के देखिए तो यहाँ पे आपको हार्ड हार्ड दिखेगा, है ना, हार्ड हार्ड फील होगा। पीछे थोड़ा सा करेंगे तो सॉफ्ट 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 लगेगा। तो ये जो पार्टीशन है देखिए, ये है हमारी नेसल कैविटी, ये है हमारी ओरल कैविटी, पहले भी बता दिया है। इन दोनों के बीच में ये जो पार्टीशन है, ये दो दीवार है, इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? इस दीवार को हम बोलते हैं पैलेट। अपने टंग को अगर आप अपने माउथ के फ्लोर से टच करेंगे, रूफ से टच करेंगे, रूफ ही कहते हैं हाँ, तो आपको ऐसे हार्ड लगेगा ऊपर से और आगे एंटीरियरली, और जब आप पीछे से जाएंगे, पीछे की तरफ थोड़ी सी टर्न करेंगे तो वो सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये पैलेट भी दो तरह से होती है, जो एंटीरियर है, एंटीरियर समझते हैं ना, एंटीरियर ए फॉर आगे। तो एंटीरियर जो है आगे का पोर्शन है वो हार्ड है, तो इसलिए उसको हम हार्ड पैलेट बोल देते हैं। पोस्टीरियर पोर्शन जो पीछे की तरफ है उसको, वो सॉफ्ट है, तो इसलिए हम उसको सॉफ्ट पैलेट बोल देते हैं। तो ये हो गया पैलेट। और क्या क्या दिख रहा है इसमें? चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? लिप्स। लिप्स ये यहाँ क्या बोलेंगे? ये जो ऐसे हार्ड से स्ट्रक्चर हैं जो गार्ड कर रहे हैं एक किस्म के टंग को, ये क्या है? टिथ। टिथ सबसे जो बेस है, जो क्या कहते हैं, फ्लोर है अपने माउथ का, वो किससे बना हुआ है? टंग से। तो ये आ गई हमारी टंग। टंग के सराउंडिंग क्या है? ये हमारे टिथ। और ऊपर की तरफ यदि हम टंग को चलाएं तो ये पार्ट जो है ये पैलेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैलेट ही पैलेट है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ओव्यूला। इसका क्या काम है वो भी देखते हैं। और क्या क्या है हमारे पास? टंग हो गया, ये साइड पे, साइड वाली को क्या बोलते हैं? चीक्स, है ना, गाल जिसे बोलते हैं हम। और देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टंग है, यदि आप टंग को देखेंगे, टंग के नीचे, हाँ टंग आगे पढ़ेंगे वैसे हम, पर फिर भी टंग जो है वो अटैच है अपने बेस के साथ इस लिगामेंट की साथ। लिगामेंट मतलब ये जो थ्रेड सा स्ट्रक्चर है, थ्रेड भी नहीं कह सकते हम, एक कनेक्शन है, ठीक है। इस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं? कोई भी लिगामेंट, ये जो हम पढ़ेंगे इनको फ्रेनुलम बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये भी फ्रेनुलम है। फर्क क्या है दोनों में? ये हमारी टंग के साथ है, और टंग के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो लिंगुअल करते हैं। लिंगुअल वर्ड इज यूज फॉर टंग। तो अगर ये टंग को अटैच कर रहा है उसके बेस से तो हम इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। अब इसको देखिए ये क्या कर रहा है? ये जो फ्रेनुलम है, ये जो लिगामेंट है, ये क्या कर रहा है? ये जो है ये अपने जो लिप्स हैं, लिप्स को गम्स के साथ अटैच कर रहा है। ये इन चीज, इसको हम क्या बोलते हैं? गम्स ही तो बोल रहे हैं, गम्स ही है ना, जिस पर टिथ लगे हुए हैं, अंदर तो बोन है बाहर गम है। तो गम्स के साथ जो लिप्स को अटैच करे उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। और क्योंकि लिप्स के लिए क्या वर्ड है यहाँ पे देखिए, लिप्स के लिए लेबिया वर्ड है, तो इसको हम बोल देते हैं लेबियल फ्रेनुलम।
I hope it's clear. Tongue is attached to its base by lingual frenulum. The lips are attached to the gums with labial frenulum. और क्या दिख रहा है इसमें, फिलहाल यही है। अब ओव्यूला की बात है कि ये ओव्यूला क्या है भैया, ये क्या है, यहाँ पे शो करता हूँ इस डायग्राम में। ओव्यूला क्या है, तो ये यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो मान लो अगर ये ओव्यूला नहीं है, ठीक है, अभी ये नहीं है, तो खाने के पास कितने डायरेक्शन है जाने को, दो डायरेक्शन होगी। ये यहाँ को भी जा सकता है, ये यहाँ को भी जा सकता है ना, बाई डायरेक्शन। लेकिन हमें खाना कहाँ भेजना है, वापस नाक से बाहर थोड़ी निकालना है ना। तो खाने को कहाँ भेजना है, डाउन साइड टू द फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स क्या लो इसको, आगे पढ़ेंगे लैरिंजो फेरिंग्स क्या होता है। तो हमें खाने को डाउन टूवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल रन करने के लिए यहाँ पे एक बैरियर की जरूरत है ना, जो क्या करे, ये बैरियर क्या करे, एक मिनट, यहाँ से ये हमारा, हाँ, ये बैरियर क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये ओव्यूला और ये जो सॉफ्ट पैलेट है, ये दोनों मिलके जो है ये यहाँ पे ऐसे कवर बना लेते हैं, ये है ओव्यूला। जब खाना यहाँ पे आएगा तो ये खाने, ये सॉफ्ट पैलेट और ओव्यूला मिलके इस नेजल कैविटी की जो ओपनिंग कह लो या नेजल कैविटी का जो वे है इसको बंद कर देता है, ताकि खाना जो है वो नीचे टू द एलिमेंट्री कैनाल जाए। समझ आया ओव्यूला का क्या काम है। हाँ, तो ओव्यूला का यही काम है, ये ऐसे एक घंटी की तरह टंगा हुआ है। जब खाना जाएगा तो ये इसको ये सारा रीजन, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी है और ओव्यूला भी है, ये दोनों मिलके जो है ये ऊपर की तरफ हो जाते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ से क्या है, नाजल कैविटी का ही तो रास्ता है ऊपर, तो इन दोनों को बंद कर देते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो अभी हमने ओरल कैविटी, अब हम ओरल कैविटी के पार्ट्स को पढ़ेंगे। टंग में क्या होता है, टंग सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, टिथ क्या होते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद हुई आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही हम आगे वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।